नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन के स्पेशल बुलेटिन में आज मैं आपके लिए वो दहशत भरी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे देश भर में इसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, एक और तो कहा जाता है कि बेटियों को पंख दें, बेटियों को आगे बढ़ने दें और बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ दरिंदे उन बेटियों के पंखों को कुचल देते हैं, उन बेटियों के पंखों को कतर देते हैं। अंकिता भंडारी पढ़ी लिखी काफी सिंसियर लड़की। 12th पास करने के बाद उसके भी कुछ अरमान थे कि अपने परिवार के साथ, एक मिडिल क्लास फैमिली की वो बेटी थी और उसके अपने अरमान की वो भी आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ी हो और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से घर में ही रहकर कैद हो गई। धीरे धीरे उसके पंखों को उड़ान मिलने का एक रास्ता नजर आया कि उत्तराखंड ऋषिकेश में कुछ कह सकते हैं कि सुनसान वादियों के बीच एक रिजॉर्ट जो कि 4 साल से चल रहा था, उस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली थी, जहां पर अंकिता भंडारी जॉब के लिए पहुंची। इंटरव्यू के बाद जॉब का सिलेक्शन हो जाता है और अंकिता भंडारी वहां पर जॉब करने लगती है। घर से रिजॉर्ट की दूरी 150 किलोमीटर होने के कारण उसको वहीं पर रूम दिया गया और वहीं पर उसने रहना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में तो 20 मीटर की दूरी भी 1.5-2 घंटे में तय होती है, लेकिन 150 किलोमीटर की दूरी, आने जाने का समय और 10,000 रुपए की नौकरी में क्या तो किराए में जाएगा और क्या बचाया जाएगा। उसी को लेकर के अंकिता भंडारी 18 अगस्त को रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जो नौकरी है वो ज्वाइन कर लेती है। आप सोच रहे होंगे मैं इतना डीपली इस उत्तराखंड की खबर के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे मेरठ से भी इसके कुछ तार जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारे मेरठ में भी उसकी हत्या की गूंज सुनाई दे रही है। बताऊंगी मैं आगे आपको पूरी, लेकिन आपको थोड़ी सी स्टोरी पूरी तरीके से बताती चलूं। 18 अगस्त को अंकिता भंडारी वहां पर जॉब करने लगती है और जॉब करने के साथ साथ कुछ ऐसे वहां पर उसके साथ कारनामे होने लगते हैं जिनसे वो काफी परेशान थी, क्योंकि वो गरीब परिवार से जरूर थी, लेकिन बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार और बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब बात करें रिजॉर्ट उत्तराखंड के ही पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का था और जो काफी कह सकते हैं कि बदमिजाजी का था। स्टाफ के साथ भी बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार करता था और लड़कियों का तो उसके सामने कोई मोल ही नहीं था। वो लड़कियों को तो केवल एक खिलौना समझता था। स्टाफ की सभी जो लड़कियां थी उससे काफी परेशान थी, लेकिन अंकिता फिर भी वहां रहकर काम कर रही थी। बार बार किसी बात को लेकर कहासुनी उनमें होती रहती थी, लेकिन उसके बाद भी सुलझकर वो अपने कार्य को करती रहती थी। अपनी सारी बातें वो जो शेयर करती थी वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले अपने दोस्त के साथ करती थी, जो उसका दोस्त काफी उसका करीबी था। उससे चैटिंग पर भी सारी बातें बताती थी, क्या उसके साथ पूरे दिन हुआ या क्या उसके साथ चल रहा है, वो सारी घटनाएं वो अपने दोस्त को बताती थी। अब बात करें 18 अगस्त से 18 सितंबर, यानी कि 1 महीना ही अभी अंकिता को जॉब करते हुए हुआ था, लेकिन उसके बाद 18 अगस्त की घटना जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया। 18 अगस्त को अंकिता होटल रिजॉर्ट के मालिक और 2 अन्य उसके साथियों के साथ स्कूटी और बाइक के साथ ऋषिकेश घूमने के लिए जाते हैं। आरोपी का कहना है कि वो उसे घुमाने के लिए ले गया था, उसका मूड फ्रेश करने के लिए ले गया था, लेकिन वहां पर भी काफी जो है कहासुनी होती है। वो तीनों लोग काफी ड्रिंक करते हैं। अंकिता ये सब देखती रहती है और रिजॉर्ट वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन वापस नहीं जाया जाता और काफी कहासुनी के बाद बैराज जो घाटी है वहां से अंकिता को धक्का दे दिया जाता है। अंकिता को यह सोचकर धक्का दिया गया कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंकिता का मर्डर हो गया। बहुत शांति के साथ तीनों दोस्त ऑफिस, अपने जो रिजॉर्ट है वहां वापस आ जाते हैं। सैफ से 4 जनों के खाने की बात भी कही जाती है ताकि किसी को भी शक ना हो, और खाना अंकिता के कमरे में पहुंचाने के लिए भी कहा जाता है। अंकिता के कमरे में खाना भी पहुंचाया जाता है। उस दिन किसी को भी इस बात का शक नहीं हुआ कि अंकिता गायब है। सुबह जब 19 तारीख की सुबह अंकिता रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर बैठने के लिए नहीं पहुंची, तब उसकी ढूंढ मचाई गई। और हैरानी की बात देखिए कि होटल का जो मालिक था वो खुद ही उसके लिए कंप्लेंट कराने के लिए पहुंच गया
की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों को खबर की गई, लेकिन परिवार के सदस्यों का पहुंचना, इतनी दूर से रिजॉर्ट तक पहुंचना काफी मुश्किल था। इसलिए अगले दिन उसके परिवार के सदस्य पहुंचे और वो भी पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस थाने पहुंचने के बाद कंप्लेंट लिखाई गई, लेकिन पुलिस कुछ भी करती नजर नहीं आई। पुलिस ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे अंकिता का पता तुरंत लगाया जा सके। आखिर को अंकिता के परिवारजन डीएम के पास पहुंचे। डीएम के पास पहुंचकर डीएम से कंप्लेंट की गई और अपनी बेटी को तलाशने की गुहार लगाई गई। डीएम ने जब आदेश दिए तो उत्तराखंड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। लगभग इन सब बातों को लेकर 3 से 4 दिन हो चुके। अंकिता के शव को अभी तक नहीं तलाशा गया। फिर गोताखोरों को सूचना दी गई, सभी को सूचना दी गई और सभी जो है अंकिता की तलाश में जुटे। लेकिन एक और तथ्य है कि जो होटल मालिक था उसके पिता काफी बड़े ओहदे पर थे, भाजपा से जुड़े हुए थे, पूर्व राज्य मंत्री थे। वो भी पुलिस थाने पहुंचे, उनको चाय पिलाई जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। जबकि एक और जो अंकिता के माता पिता खड़े हैं, अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने लिखवाई है, बेटी के दर्द में बिलख रहे हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया होगा। आगे मैं आपको बताऊं, काफी 6 से 7 दिन बीत जाते हैं। 8 दिन बाद किसी कारणवश अंकिता की लाश गोताखोर ढूंढ लेते हैं और वो मिल जाती है। ये किस्मत कह सकते हैं अंकिता भंडारी की या उसके माता पिता की, क्योंकि आरोपियों के मन में तो ये सवाल था कि जो उसका शव है वो मिलेगा नहीं और वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी 8 दिन बाद उसका शव मिल जाता है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की मांग की गई। परिवार सदस्य जो हैं, वहाँ के क्षेत्रवासी हैं, पूरा उत्तराखंड शोक में है कि उत्तराखंड में इस तरीके की हरकत पहली बार हुई है। एक तरीके से देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि पर भी राक्षसों का वास है। परिवारजन काफी कोहराम मचाते हैं। उसके शव को रख करके काफी धरना प्रदर्शन किया गया, अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया। काफी समझा बुझाकर अंतिम संस्कार कराया गया अंकिता का और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई देखिए। पुलिस की कार्रवाई में तुरंत रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। जी हाँ, जो रिजॉर्ट 4 साल से बना हुआ था, 5 साल हो चुके थे, अब उसको ये कहकर ध्वस्त कर दिया गया कि वो अवैध रूप से खड़ा हुआ है। या एक और हम ये कह सकते हैं कि बड़े आदमी का वो बेटा था, जिसके कारण से कोई सबूत हाथ ना लग सके और इसी कारण से रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि उसकी चिंगारी मेरठ तक कैसे पहुंची। बहुत हैरानी की बात है कि मेरठ के एक दंपत्ति भी उत्तराखंड के उस रिजॉर्ट में काम करते थे और 1 महीने पहले ही उस रिजॉर्ट को छोड़कर वापस आए हैं। आज हमारी जो पूरी टीम थी उनसे बात करने के लिए पहुंची। उन्होंने जो होटल मालिक है उसके खिलाफ पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। उनका कहना था कि वहां पर देह व्यापार का काम होता था, लड़कियां आती थी लेकिन उनकी कोई एंट्री नहीं होती थी। उसमें से जो महिला है वो वहां पर पूर्व मैनेजर के पद पर तैनात थी और जो पुरुष है वो भी साथ में काम कर रहा था। इतना ही नहीं, होटल मालिक की पत्नी भी इन सारे कारनामों में इन्वॉल्व थी। बताया जा रहा है कि पूरे 4 लोग थे ये जो इन सारे कारनामों में इन्वॉल्व थे। बाहर से जो गेस्ट आते थे उनको शराब दी जाती थी, नशीले और पदार्थ होते हैं उनको दिया जाता था और लड़कियां भी सप्लाई होती थी। हर एक लड़की को गेस्ट को खुश रखने के लिए कहा जाता था। कुछ इस दलदल में फंस जाती थी और कुछ अंकिता जैसी बाहर निकल जाती थी, तो उनको मौत झेलनी पड़ी। मैं आपको बताती चलूं, आज पत्रकारों से रूबरू हो मेरठ के दंपत्ति ने कहा कि 1 महीने पहले ही उन्होंने जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ने का भी कारण यही था कि वहां पर कोई एंट्री नहीं थी, साथ साथ बहुत ही अवैध तरीके से व्यवहार किया जाता था और जो महिला मैनेजर थी उसके ऊपर भी गंदी निगाह रखी गई थी। लेकिन समय रहते उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए वो बिना पैसे लिए यानी कि अपनी 1.5 महीने की सैलरी छोड़कर वहां से वापस आ गए। जॉब छोड़ने के बाद भी उनको काफी फोन किए गए, लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं गए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की घटना के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है, पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है और अंकिता के माता पिता भाई का यही कहना है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए ताकि आगे कोई भी ऐसा हत्यारा ना हो
जो बेटियों के साथ ऐसी हरकत करने के बारे में दोबारा से सोचे। गरीब मिडिल क्लास परिवार की बच्चियां क्या आगे नहीं बढ़ेंगी? क्या पढ़ लिख कर केवल घरों में ही कैद होंगी? एक और तो देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी ओर ये हैवान उन्हें कहीं आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। तो मैं भी मेरदर्शन परिवार की ओर से यही कहना चाहूंगी कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे हत्यारों को फांसी की ही सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी हिम्मत ना कर सके कि बेटियों के साथ कोई भी घटना हो। देखिए, मैंने आपको दिखाया बहुत ही दर्द भरी दास्तान कि बेटियां आगे बढ़ने चाहती हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं देते कुछ लोग। जी हाँ, एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली अगर खराब है या गलत है तो सारे ही गलत में गिने जाते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, हम उन्हें दूर जाने नहीं देते, हम उन्हें कुछ करने नहीं देते। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमें इसे रोकना होगा। हमें अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाना होगा कि वो ऐसी लड़ाइयों में आगे रहे और ऐसे लोगों के खिलाफ खुलकर आवाज उठा सके।